वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट, स्क्रीन पे आपको ये फोटो दिख रहा है, महान व्यक्ति। इसके संबंध में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक, नेपोलियन बोनापार्ट के जीवनी और उपलब्धियों की चर्चा करें। दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के कारणों का परीक्षण करें। तीसरा, नेपोलियन बोनापार्ट के विजय अभियानों की चर्चा करें। चौथा, नेपोलियन बोनापार्ट के पतनों के कारणों को बताएं। ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। सबसे पहले बात करें तो आज जो हम चर्चा करेंगे मुख्यतः वो करेंगे नेपोलियन के उदय की कारणों की चर्चा करें। नेपोलियन के उदय से क्या मतलब है? किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उदय नहीं होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति महान बन जाता है अपने कार्यों के द्वारा, तब उसे उदय की संज्ञा दी गई है। तो आज हम लोग इसी पे मुख्यतः चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि आप जीवनी किसी भी किताब से आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सामान्य सी बातें हैं। उनका जन्म कब हुआ? तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में हुआ। उसके पिता कार्लो बोनापार्ट थे, जो पेशे से वकील थे। माता लेटेजियो रूमालियों थी। 4 भाई थे इनके, बहन 3 थे। इनकी शिक्षा दीक्षा फ्रांस में ही हुई, वियना और पेरिस में। इन्होंने सैनिक शिक्षा प्राप्त किया। इन्होंने भूगोल का, इतिहास का, दर्शन का इत्यादि विषयों का अध्ययन किया। दर्शन में वाल्टियर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इनका प्रभाव काफ़ी इन पर पड़ा। और सबसे ज़्यादा प्रभावित ये सिकंदर महान से थे, जूलियस सीजर से थे। तो ये सब इसके जीवनी हैं। जब उपलब्धियों की चर्चा करेंगे तो उनके विजय अभियानों की चर्चा करेंगे और उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों को देखेंगे। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या है? वो है नेपोलियन के उदय के कारण। तो किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए उसका एक इंट्रोडक्शन और उसकी जो बॉडी, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और उसके निष्कर्ष, तो आपको समझाने के लिए मैंने एक अपने तरीके से एक इंट्रो बनाया है। आप चाहें तो इसमें अंतर कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मैं सेम वैसे ही पढ़ूंगा जैसे मैंने इसको आपके लिए शॉर्ट में तैयार किया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न केवल फ्रांस बल्कि संपूर्ण यूरोप में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो निर्विवाद रूप से महान था। उसका व्यक्तित्व असाधारण था। दूरदर्शिता, अदम्य साहस, कर्तव्यबोध, चतुर कूटनीतिज्ञ, कार्यों को हाथ में लेकर उसे पूर्ण करने का संकल्प, व्यवस्था की स्थापना करने की दक्षता इत्यादि उसके व्यक्तित्व के तत्व थे। पैराग्राफ यहाँ से चेंज किया मैंने, उसके गुण को बताया, उसके बाद चेंज किया कि फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन जितना आकर्षक व्यक्ति है उतना ही विवादास्पद भी है। कैसे देखते हैं? उसका उदय उस समय हुआ जब देश राजनीतिक अराजकता और आर्थिक दिवालियेपन का शिकार था। ऐसी परिस्थिति में नेपोलियन द्वारा क्रांति की मशाल अपने हाथों में लेकर यूरोप के रणक्षेत्र में विजय हासिल करना व देश के अंदर प्रशासनिक आदर्श और सृजनात्मक कार्य करना महान उपलब्धि था। किंतु कालांतर में अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण जिस क्रांति के अलख को उसने जलाया था, उसे स्वयं ही नष्ट कर क्रांति हंता भी बन गया। तो ये इसके हो गए आपको इंट्रोडक्शन। आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ से आप नोट कर सकते हो उसके जीवनी से, और जो भी चीज़ हैं, जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसके हिसाब से आप उसमें परिवर्तन करेंगे। अब बात करें हम कारणों को, तो कारण किसी व्यक्ति का कैसे होगा उदय का? वो खुद तो हो नहीं सकता है, तो निश्चित रूप से परिस्थितियां जिम्मेदार होती है उदय के लिए। तो हमें गौर करना होगा कि फ्रांस की स्थितियां नेपोलियन के उदय के समय कैसी थी।
तो इसलिए मैंने कुछ कारण बनाए हैं। जैसे देखते हैं, फ्रांस की आर्थिक समस्या। जिस समय नेपोलियन सेना का नेतृत्व कर रहा था इटली में, उस समय के हालात फ्रांस में कैसे थे? तो वहाँ वस्तुओं की कीमत बहुत बढ़ रही थी, महंगाई चरम पे था, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था, व्यापार ठप हो गई थी, मुद्रास्फीति में कई गुना वृद्धि हो गई थी और अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख था। ऐसी परिस्थिति में जनता इतनी उब चुकी हुई थी वर्तमान सरकार से कि वह आदर्शों और मूल्यों को त्याग कर भी इस स्थिति से उबरना चाहती थी और ऐसी स्थिति के लिए नेपोलियन उसे उपयुक्त समझ में आ रही थी। तो निश्चित रूप से जब मिस्र से नेपोलियन लौट कर आता है और पेरिस के सड़कों पर जो भीड़ दिखाई देती है और उसकी स्वागत दिखाई देती है, वो इसी बात को इंगित करती है कि विजय अभियानों में विजय दिलाने वाले उस नेता को हम अपना राष्ट्र नेता के रूप में देखें। दूसरा कारण हम देखते हैं, नेशनल कन्वेंशन की असफलता। नेशनल कन्वेंशन ने जिस संविधान को लागू किया वह क्रांति के भावना के प्रतिकूल था। कन्वेंशन के सदस्य जो है स्वार्थी निकले, भ्रष्ट निकले और अपने हित में फैसले लेने लगे। सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने कन्वेंशन द्वारा एक प्रस्ताव पास किया कि जो नए निम्न सदन बनाए जाएंगे उसमें 2/3 सदस्य, लगभग 66% सदस्य कन्वेंशन के ही सदस्य निर्वाचित होंगे। यह जनता के साथ क्या है? एक प्रकार का धोखा है। क्यों धोखा है? क्योंकि जनता ने 1789 के फ्रांस क्रांति के बाद वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया था और स्वीकार किया था राजतंत्रात्मक लोकतंत्र के तरफ। तो कहने का मतलब था कि सत्ता का जो शक्ति है वो राजा के पास ना होकर लोगों के पास हो या लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास हो और उसी के माध्यम से सत्ता संचालित हो। लेकिन जो नया सदन बनना था उसमें पुराने लोगों का होना निश्चित रूप से उसकी गौरवमयता को घटाता है। इसके बाद जो है हम अगला जो कारण ठहरा सकते हैं उदय के कारणों को, तो वो क्या है? आपका डायरेक्टरी की स्थापना। किसकी स्थापना? डायरेक्टरी की स्थापना। कैसे? डायरेक्टरी की स्थापना। राज्य क्रांति के बाद डायरेक्टरी की स्थापना की गई नए संविधान के अनुसार। इसके सदस्य जो है बेईमान थे, ईमानदारी का इनमें अभाव था, चरित्रवान नहीं थे। इन्होंने 4 वर्षों के कार्यक्रम में कोई ऐसा सकारात्मक कार्य नहीं किया जिसे याद किया जा सके, जिसके कारण डायरेक्टरी की स्थापना अत्यधिक निष्क्रिय हो गई और यह निष्क्रियता ने, इस खाई ने नेपोलियन को जन्म देने में प्रेरणा स्रोत का काम किया। अगला जो कारण हम लोग देखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मुझे नजर आता है, वो है नेपोलियन का अपना व्यक्तित्व और उसकी महत्वाकांक्षा। नेपोलियन की चर्चा मैंने व्यक्तित्व का इंट्रो में भी दिया है, इसको थोड़ा और हम डिटेल में देखते हैं। नेपोलियन अद्भुत क्षमता का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। डायरेक्टरी शासन के दौरान फ्रांस का ऑस्ट्रिया व इटली के साथ युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व नेपोलियन स्वयं लिया और उसने इस युद्ध में दोनों को हराकर अपना लोहा मनवाया तथा जीते हुए इटालियन प्रदेश में एक सुनियोजित प्रशासन स्थापित किया। वह व्यवस्था और अनुशासन का प्रतीक समझा जाने लगा। सीमित संसाधनों में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतकर उसने फ्रांस को सीमा विस्तार कर फ्रांस का गौरव बढ़ाया। अतः जनता उसे भविष्य के लिए योग्य शासक समझने लगी। जैसे मध्यम वर्ग स्थिरता और शांति चाहती थी, तो उसने भी जो है उसे स्वीकार किया
धनी वर्ग अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित था, गरीब अपनी सहायता के लिए। जो भगोड़े फ्रांस से बाहर भाग गए थे वो पुनः लौटने की आशा में थे और सज़ा से भी बचना चाहते थे। जो साहसी लोग हैं वो विजय की आशा देख रहे थे नेपोलियन में, और जो कायर लोग हैं वह स्वयं की रक्षा के लिए जो है नेपोलियन को अपना भगवान समझ रहे थे। इन सारी बातों से पता चलता है कि नेपोलियन उस समय एकमात्र विकल्प रहा होगा, क्योंकि जनता की आकांक्षा उससे काफ़ी बढ़ गई थी, जो आपको दिखेगा। और दूसरी तरफ जो उसकी खुद की महत्वाकांक्षा है वो सर्वोपरि है। उसकी महत्वाकांक्षा को उसके ही शब्दों से हम आकलित कर सकते हैं। जब मिस्र से लौटकर वो पेरिस आता है तो जो नेशनल कन्वेंशन है, भीड़ उसको एकत्रित की हुई रहती है, तो उसको खाली करवाने के लिए वो एक कारगर जो है सो व्यक्ति उस समय साबित होता है। और उसी समय जो है ऐसा मालूम पड़ता है, वह बोलता है अपने साथी से कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो बहुत शीघ्रता होती, यदि मैं कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी है। इस घटना के बाद उसने अपने समर्थकों के सहयोग से भ्रष्ट डायरेक्टरी का अंत किया और शासन शक्ति का केंद्र काउंसिल को बनाया। इस काउंसिल में 3 सदस्य बनाए गए, जिसका प्रधान स्वयं प्रधान काउंसिल नेपोलियन बना। इन सारी बातों से पता चलता है कि इसके उदय में क्या क्या सहायक थे। निष्कर्ष रूप से हम देख सकते हैं कि नेपोलियन के उदय में उसके व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षा का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही देश की आर्थिक हालात, डायरेक्टरी की असफलता, भ्रष्टता, नेशनल कन्वेंशन की भ्रष्टता, असफलता इत्यादि कारकों ने भी इसकी सहायता की। इस तरीके से नेपोलियन के उदय के कारणों की हम चर्चा करेंगे, जो आपको सामने में दिख रहा है। अगर नेपोलियन के जीवनी और उपलब्धियों के बारे में चर्चा किया जाता है तो इसी तरीके का इंट्रो आप इसमें भी डाल सकते हैं, जो मैंने ऊपर दिया था आप देखे हैं। और परिचय देखिए आपके सामने में ये नज़र आ रहा है परिचय, और इसमें सारा उसके बारे में ये पूरे पेज में जानकारी दी गई है, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। उसके बाद उपलब्धियों की जहाँ तक बात आएगी तो नेपोलियन की जो है उपलब्धियाँ आपको उसके कार्यों में नज़र आ जाएगा। जो नेपोलियन देखिए, नेपोलियन के सुधार ये आपके नज़र आ रहे हैं। संविधान निर्माण, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, इसके बाद जो है धार्मिक सुधार, ये देखिए धार्मिक सुधार, कानून संहिता, उसने नेपोलियन कोड की एक स्थापना की थी, तो ये है नेपोलियन कोड, तो इसकी स्थापना। फिर इसके बाद जो है आप सामाजिक क्षेत्र में भी ढेर सारा इनकी उपलब्धियां हैं आपको नज़र आएंगे। और इसके विजय अभियान, नेपोलियन के विजय अभियान, इंग्लैंड के विरुद्ध अभियान, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अभियान, पर्सा के, रूस के, ये सारे इसके अभियान हैं। तो इतने में ही आपके नेपोलियन बोनापार्ट का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको किसी भी किताब से कर सकते हैं। बस मैं एक लिखने की कला आपको मैंने समझाया कि कैसे किसी को जो है ना क्वेश्चन उसके प्रश्न के अनुसार ही उत्तर तैयार करने हैं, ये नहीं कि कुछ भी पूछा और कुछ भी हम लोग लिख दें। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही रखेंगे, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे दूसरे विषय का। धन्यवाद।